नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अमित किशोर का जो ऑब्जेक्टिव बुक से हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हम लोग का 1 से लेके 100 तक कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग देखेंगे 101 से लेके 150 तक, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोग को सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। और बहुत से मेरे भाई लोग कमेंट किए थे कि सर एक दिन में 100 ऑब्जेक्टिव करवाइए, तो कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी 50-50 ही रहने दीजिए, क्योंकि 1 से लेके 100 मतलब ऑब्जेक्टिव करवाने में थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। ये 25 से 26 मिनट का वीडियो रहता है, तो आप लोग के लिए भी आसान हो जाता है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप लोग अगर देखते हैं तो मतलब वो 14 से 15 मिनट में आप लोग का कवर हो जाता होगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो रहता है तो वो देखने में भी बोरिंग लगता है, इसलिए हम नहीं बनाते हैं मतलब लंबा वीडियो। कोशिश रहता है मेरा कि 25 से 30 मिनट का ही वीडियो रहे, ठीक है। तो अगर आप लोग का ज़्यादा डिमांड रहेगा तो हम आगे कोशिश करेंगे 100-150 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तो चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग का जो था कवर हो गया था 100 तक, ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन से नियम बुक्स फॉर ऑल के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए थे। तो सेकंड लॉ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा है? पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा है? तो तीसरा नियम हो जाएगा एवरी बुक इट्स रीडर। क्या है? एवरी बुक इट्स रीडर, ठीक है। तो 5 नियम जो दिए थे, कौन दिए थे? तो एस आर रंगनाथन ने दिए थे। तो एक बुक के रूप में लॉन्च हुआ था कब? 1931 ईस्वी में, जबकि उस पर काम कब से चालू हुआ? 1928 ईस्वी से, ठीक है। 5 नियम कौन कौन सा है? तो पहला नियम हो जाएगा बुक्स आर फॉर यूज, ठीक है। दूसरा हो जाता है एवरी रीडर हिज या हर बुक। और तीसरा हो जाता है एवरी बुक इट्स रीडर। और चौथा हो जाता है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ठीक है, पाठक का समय बचाओ। और पाँचवा हो जाता है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये 5 नियम है जो एस आर रंगनाथन साहब ने दिए थे, 5 नियम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है? तो चौथा नियम कौन सा है? तो हो जाएगा सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ये चौथा नियम है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा सूत्र क्या है? तो ऑप्शन है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। देख रहे हैं, ऑप्शन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहेगा, तो आपको हड़बड़ा के टिक आउट नहीं करना है। इसमें होता है क्या कि है तो इजी क्वेश्चन, लेकिन आप लोग हड़बड़ा के इसको गलत कर दीजिएगा, क्योंकि लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। क्योंकि एक बार 2016 या 17 में राजस्थान की लाइब्रेरी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत लोग क्या किए थे कि लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन मार दिए थे, जबकि है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो इसलिए हड़बड़ा के नहीं मारना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छे से ऑप्शन को भी पढ़ना है, तब जाके आप लोग को टिक आउट करना है। इस तरह से आप लोग कीजिएगा तो आप लोग का क्वेश्चन गलत कम होगा, ठीक है। चलिए, क्या है पाँचवा नियम? लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों पर केंद्रित है, मतलब उपयोगकर्ताओं पर केंद्रित है? तो सेकंड एंड फोर्थ लॉ, सेकंड और फोर्थ लॉ पाठकों पर केंद्रित है, ठीक है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो हो जाएगा फर्स्ट एवं थर्ड लॉ। देख रहे, कन्फ्यूजन है यहाँ पे, पुस्तकों पर केंद्रित है, ध्यान केंद्रित किया गया तो हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। यहाँ पे पाठकों पर केंद्रित है तो हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ लॉ। तो आपको बारीकी से पढ़ना है और उसको ध्यान से, मतलब 5 लॉ से तो आपको सवाल, मतलब 4 से 5 आपको सवाल रहेगा और वो बड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग 5 लॉ को अच्छे से, उसका थ्योरी जो है उसको अच्छे से समझ लेंगे, तब जाके आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के स्थान, फर्नीचर और उचित प्रकाश व्यवस्था पर जोर देता है? तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम? तो फर्स्ट लॉ है जो पुस्तकालय के स्थान, फर्नीचर और उचित प्रकाश व्यवस्था पर जोर देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? पुस्तकालय अधिनियम एक्ट पर जोर देता है, तो सेकेंड लॉ। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के समय पर जोर देता है? मतलब खुलने का क्या समय होना चाहिए लाइब्रेरी का, और बंद होने का क्या समय होना चाहिए, तो वो कौन सा नियम है? फर्स्ट लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के दायित्व के बारे में बात करता है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सेकेंड लॉ। पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के दायित्व के बारे में बात करता है, तो सेकेंड लॉ। अगला है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तक चयन से संबंधित है, बुक सिलेक्शन से संबंधित है, तो सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में खुली पहुंच प्रणाली, ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर देता है? तो थर्ड लॉ। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकों को सहायक क्रम में व्यवस्थित करने पर बल देता है? तो हो जाएगा थर्ड लॉ। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विस्तार सेवाओं से संबंधित है? तो हो जाएगा सेकेंड लॉ, विस्तार सेवा। सेकेंड लॉ। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय उपकर से संबंधित है? पुस्तकालय उपकर से संबंधित है, तो सेकेंड लॉ। ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विकलांग एवं दृष्टिहीनों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? तो सेकेंड लॉ। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम प्रभावी पुस्तक परिसंचरण प्रणाली पर जोर देता है? तो हो जाएगा फोर्थ लॉ। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है जो प्रभावी पुस्तक परिसंचरण प्रणाली पर जोर देता है? तो फोर्थ लॉ। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम संदर्भ सेवाओं की वकालत करता है? तो फोर्थ लॉ। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में पुस्तकों की वर्गीकृत व्यवस्थापन, क्लासिफाइड अरेंजमेंट पर जोर देता है? फोर्थ लॉ। कौन सा है? फोर्थ लॉ है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय नेटवर्क और सीडी रोम पर जोर देता है? फिफ्थ लॉ। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय नेटवर्क और सीडी रोम पर जोर देता है? तो फिफ्थ लॉ हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम केंद्रीकृत सूचीकरण पर बल देता है? तो हो जाएगा फोर्थ लॉ। केंद्रीकृत सूचीकरण पर बल देता है, फोर्थ लॉ। देख रहे हैं कितना प्रश्न बन रहा है तो 5 लॉज सिर्फ 5 ही, लेकिन उसी 5 पे मतलब बेस है इतना सारा क्वेश्चन। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि उस 5 लॉज को 5 जो लॉ है उसको अच्छे से समझना, तब जाके आपका ये सारा सवाल जो बन रहा है तो वो बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम स्टैक रूम गाइड पर जोर देता है? स्टैक रूम गाइड पर जोर देता है, तो फोर्थ लॉ, स्टैक रूम गाइड पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकरण और सूचीकरण पर जोर देता है? तो थर्ड लॉ, वर्गीकरण और सूचीकरण पर जोर देता है कौन सा नियम? थर्ड लॉ। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों के अधिकारों पर बल देता है? पाठकों के अधिकारों पर बल देता है, सेकेंड लॉ। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र स्लम एरिया के पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? तो सेकेंड लॉ। ठीक है। एक पुस्तकालय के लिए त्रिमूर्ति घटक होते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, भी कर लीजिएगा इसको। क्या है कि पुस्तकालय के लिए त्रिमूर्ति घटक होते हैं, क्या होता है? पहला द बुक, उसके बाद द रीडर और द स्टाफ, 3 है। मतलब
बुक रीडर मतलब पाठक और स्टाफ कर्मचारी। पुस्तक, पाठक और कर्मचारी ये एक पुस्तकालय के त्रिमूर्ति होते हैं। ठीक है, बुक रीडर और स्टाफ। और ये त्रिमूर्ति घटक का सिद्धांत किसने दिया था? तो SR रंगनाथन साहब ने दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम के अनुसार पुस्तकालय की विकास वृद्धि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? 5वां नियम जो है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये 5वां नियम है। इसके अनुसार पुस्तकालय का विकास वृद्धि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? एक होता है चाइल्ड ग्रोथ, एक होता है एडल्ट ग्रोथ। चाइल्ड ग्रोथ का मतलब हो गया कि जो आप उसको देख रहे हैं, एक बच्चा को आप लोग देख रहे हैं, उसका ग्रोथ क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हर एक चीज़ बड़ा हो रहा है। ठीक है। जबकि एडल्ट ग्रोथ का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग हैं, तो इसमें तो आप लोग देख नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है, हम लोग का हाइट बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, हाथ पैर सब कुछ बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। एडल्ट ग्रोथ में होता क्या है कि बौद्धिक विकास होता है उसमें, एडल्ट ग्रोथ में। ठीक है। जबकि बच्चा चाइल्ड ग्रोथ में क्या होता है कि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हर एक चीज़ उसका बड़ा हो रहा है, बौद्धिक भी हो रहा है और उसका हाइट भी बढ़ रहा है, हर एक चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है। तो वही है, 2 प्रकार का होता है विकास वृद्धि, एक चाइल्ड ग्रोथ और एक एडल्ट ग्रोथ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या हो जाएगा? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर चाइल्ड ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? चाइल्ड ग्रोथ का मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चा का क्या ग्रोथ है, उसी मतलब है तो उसी से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर इसको रिलेट किया है लाइब्रेरी से। तो जैसे बच्चा का हर एक चीज़ बढ़ता है, उसी तरह से लाइब्रेरी में क्या होता है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, स्टाफ अपॉइंट होता है। ठीक है, बुक परचेज किया जाता है, तब जाके लाइब्रेरी का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो आपको दिखाई दे, ठीक है, जो चीज़ दिखाई दे रहा है उसको हम लोग चाइल्ड ग्रोथ कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। क्या कह रहा है कि बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो हो जाएगा ये सारा हो जाएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्टाफ अपॉइंटमेंट और बुक परचेज। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वयस्क वृद्धि से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। एडल्ट में क्या होता है कि जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ग्रोथ तो हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसका बौद्धिक विकास हो रहा है, तो डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन जो आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देता है। तो वही है लाइब्रेरी में क्या होता है कि जैसे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। ठीक है, लाइब्रेरी सर्विस में क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी या ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये चीज़ का जो होता है लाइब्रेरी में, खास करके क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है लाइब्रेरी सर्विस में, ट्रेन स्टाफ होता है, स्किल कर्मचारी रहता है, प्रोफेशनल स्किल कर्मचारी रहता है। तो ये सब डेवलपमेंट है लाइब्रेरी में। तो ये चीज़ आपको दिखाई देगा नहीं। इससे क्या होता है कि लाइब्रेरी का अच्छा क्या होता है कि अगर हर एक चीज़ अच्छा रहा तो लाइब्रेरी अच्छा चलता है और आम पब्लिक में उसका पाठक जो है उसका फ़ायदा अच्छा उठाते हैं। ठीक है, उसको हर एक चीज़ का दिक्कत नहीं होता, किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि वयस्क वृद्धि से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के बालक एवं वयस्क विकास की चर्चा करता है? तो कौन सा नियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। 5वां नियम व्याख्या करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, CD रोम पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम की व्याख्या करता है? CD रोम तो हो जाएगा 5th लॉ। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा स्रोत कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल के उपयोग की वकालत करता है? तो 5th लॉ। क्या है प्रश्न? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा स्रोत कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग की वकालत करता है? कौन सा नियम है 5 नियम में से जो कॉल नंबर लिखने के लिए क्या बोलता है कि पेंसिल से उपयोग कीजिए, कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग कीजिए? इस चीज़ का वकालत कौन सा लॉ करता है? तो 5th लॉ करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकालय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
पुस्तकालय लाइब्रेरी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक पब्लिक होता है, एकेडमिक होता है और स्पेशल लाइब्रेरी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकालय, एक पुस्तकालय जो जनता द्वारा जनता के लिए चलाया जाता है उसको पब्लिक लाइब्रेरी बोलते हैं या सार्वजनिक लाइब्रेरी बोलते हैं। अगला है, यूनेस्को द्वारा पहला सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र कब तैयार किया गया? तो 1949 में। 1949 में यूनेस्को द्वारा ये स्कीम लाया गया कि हर एक देश में सार्वजनिक पुस्तकालय खोला जाए। ठीक है, तो ये घोषणा पत्र कब आया? तो 1949 ईस्वी में आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इफ्ला के सहयोग से यूनेस्को द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो 1972 और 1994। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूनेस्को और इफ्ला द्वारा नया सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र नवीनतम किस वर्ष पेश किया गया? तो 27 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के पुस्तकालय को पीपुल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है? तो हो जाएगा पब्लिक लाइब्रेरी को पीपुल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक पुस्तकालय सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन? तो पहला हो जाएगा स्कूल लाइब्रेरी और कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। शैक्षणिक एकेडमिक लाइब्रेरी कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है स्कूल लाइब्रेरी, एक कॉलेज लाइब्रेरी, एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय पुस्तकालय के मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूल लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रमोटिंग रीडिंग हैबिट, बच्चा में रीडिंग हैबिट को प्रमोट किया जाता है। स्कूल लाइब्रेरी का मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यालय पुस्तकालय को इन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है? प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय, हाई स्कूल पुस्तकालय और हायर सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाई स्कूल पुस्तकालय और हायर सेकेंडरी 11 12। अगला है, किसने कहा कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है? किसने कहा कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है? तो CD देशमुख। ठीक है, CD देशमुख ने कहा था कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का हृदय है, हार्ट है। ठीक है, ये VBI कर लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन निश्चित पूछेगा। अगला प्रश्न है, किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है? तो राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, ये दोनों कन्फ्यूजन कर देगा। ठीक है, या तो CD देशमुख ऑप्शन में दे देगा या राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट। तो ऐसा नहीं आपको कि CD देशमुख ही बोला था, ऑप्शन में दे देगा राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ आपको अच्छे से इसको दूर कर लीजिएगा कन्फ्यूजन को। राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट भी कहा था कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, और पर्सन पूछेगा तो CD देशमुख। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है नोट में, लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, द स्टेटमेंट हैज़ बीन स्टेटेड बाय बोथ CD देशमुख और राधा कृष्णन समिति रिपोर्ट दोनों। ठीक है, तो इसलिए इसको कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती है? तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। इसका स्थापना कब हुआ था? 1836 में। ठीक है, फिर इसके बाद इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना होता है 1891 में, और इसी इंपीरियल लाइब्रेरी में क्या होता है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को 1902 ईस्वी में मिला देता है। ठीक है, तब एक नाम से जाना जाता है इंपीरियल लाइब्रेरी, और इंपीरियल लाइब्रेरी को ही 1948 में नेशनल लाइब्रेरी घोषित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना कब हुई है? तो 1955 में। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता, कहाँ है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी? तो कोलकाता में है। इसका स्थापना कब हुआ? 1955 में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी किस भवन में संचालित थी?
कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 में इसका स्थापना होता है। तो किस भवन में संचालित थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब विलय किया गया? तो 1902 में। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था? 1891 में। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को मेटकॉफ हॉल में जनता के लिए कब खोला गया था? तो हो जाएगा 30 जनवरी 1903 ईस्वी को जनता के लिए खोला गया। ठीक है। और नेशनल लाइब्रेरी को कब खोला गया था? तो 1 फरवरी 1953 को, 50 साल के बाद। इंपीरियल को कब? 1903 में, नेशनल लाइब्रेरी को 1953 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय लाइब्रेरी कब घोषित किया गया? 1948 में। अगला प्रश्न है, जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय सभी भारतीयों के लिए खोला गया था, तो कब खोला गया था? तो 1 फरवरी 1953 को। ठीक है, 1 फरवरी 1953 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? तो जॉन मैकफार्लेन थे। ठीक है, जॉन मैकफार्लेन। ठीक है। और पहला इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला भारतीय लाइब्रेरियन पूछेगा तो हरिनाथ डे था। और अंतिम लाइब्रेरियन पूछेगा इंपीरियल लाइब्रेरी का तो KM असादुल्ला। ठीक है। और BS केशवन कौन थे? पहले लाइब्रेरियन थे नेशनल लाइब्रेरी के। ठीक है। और इसको INB का जनक भी कहा जाता है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के जनक BS केशवन। ठीक है। SR रंगनाथन को भारत में लाइब्रेरी साइंस का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। 1 से लेके 50 तक आप लोग रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कम से कम आपका ये 150 क्वेश्चन जुबान पे रहना चाहिए। ठीक है। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मत रहिए, लेकिन जितना ही पढ़िए उसको अच्छे से रिवीजन के साथ उसको अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। ऐसा नहीं कि पकड़ के 5 बुक पढ़ लिए लेकिन याद ही कुछ नहीं है, सारा कन्फ्यूजन में है। उससे अच्छा है कि कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। इसलिए हम 100 प्रश्न नहीं 100 प्रश्न करके हम वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाता है और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। इसलिए 50 ही पढ़िए, लेकिन 50 को अच्छे से पढ़िए। उसका टाइमिंग भी कम रहता है, 25 से 26 मिनट में हो जाता है, 30 मिनट के लगभग वीडियो रहता है। और आराम से आप लोग उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे तो आराम से 15 से 16 मिनट में कवर कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए। और चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। 150 से लेके 200 तक प्रश्न को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो हमारा प्रयास आप लोग को कैसा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और लाइक दबा के कीजिए, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वीडियो आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट हम लेके आए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।